हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सब सही? चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। देखो, इस वीडियो में मैंने फिर से लिख दिया है, एनसीईआरटी को हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है। हर वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट लाइंस, टॉपिक्स, ट्रिक्स, सब चीज़ बताए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हर वीडियो के साथ साथ आपका एनसीईआरटी भी कवर अप होता चला जाएगा और क्वेश्चन भी बनते चले जाएंगे अगर आप लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मुझे तो, ठीक है। अब चिंतन ने एक क्वेश्चन किया था मुझे, मेरिस्टिक म्यूटेशन किसे कहते हैं सर, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने उसे कहा था कि मैं बताऊंगा एक वीडियो में, तो यही वो वीडियो है। मेरिस्टिक इज एन एरिया ऑफ इक्थियोलॉजी। देखो, इक्थियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फिशेस होता है, ठीक है ना। मेरिस्टिक मैंने वहाँ बताया था कि जो कि म्यूटेशन होता है, जो कि चेंज कर देता है नंबर में, है ना, उसको हम लोगों ने मेरिस्टिक म्यूटेशन कहा था। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि मेरिस्टिक जो होता है एक एरिया है इक्थियोलॉजी में जो कि रिलेट करता है काउंटिंग क्वांटिटेटिव फीचर्स, यानी कि जो क्वांटिटी में जो फीचर्स होते हैं ना, उसके काउंटिंग को मेरिस्टिक वो एरिया रिलेट करता है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ फिन्स, कितने उसके पास फिन्स हैं, सब लोग बोलते हैं पेयर्ड फिन्स होते हैं या नहीं होते हैं, स्केल्स कितने होते हैं। एक मेरिस्टिक वैसा पार्ट होता है, वैसा ट्रेट होता है, वैसा कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है। जैसे हमारे हाथ में फिंगर, मैंने उसमें कहा भी था कि पोलीडेक्टाइली एक ढंग का हमारे पास कह सकते हो मेरिस्टिक फीचर है। हालांकि ये मेरिस्टिक टर्म इक्थियोलॉजी में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको जनरल टर्म में क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हम लोग जनरल टर्म में आंसर किया था, ठीक है। कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ फिश और यूज टू आइडेंटिफाई अननोन स्पीसीज, किसी और अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मान लो कि उसके फिन्स के नंबर बराबर होंगे, स्केल्स के नंबर बराबर होंगे, तो ऐसा हो सकता है कुछ, ठीक है ना। मेरिस्टिक ट्रेट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज शॉर्ट एंड नोटेशन, यहाँ पे शॉर्ट के शॉर्ट हैंड है ये, ठीक है ना। ऑफन डिस्क्राइब इन शॉर्ट हैंड नोटेशन कॉल्ड मेरिस्टिक फॉर्मूला। इसको हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन से भी दिखाते हैं मेरिस्टिक फॉर्मूला, जैसे कि हम लोग डेंटर फॉर्मूला को ICPM करके दिखाते हैं ना, उसको 2 1 2 3 करके दिखाते हैं, तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन ही है, ठीक है। मेरिस्टिक इस कंपैरिजन जो होता है उसको हम लोग फेनेटिक और फिर क्लैडिस्टिक एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लैडिस्टिक में हमारे पास फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी क्राइटेरिया भी साथ साथ आ जाती हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। एडिशन वन और मोर हैप्लॉइड सेट ऑफ इट्स ओन जीनोम इन एन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन, ये हम लोगों ने पहले भी कहा है, मैंने कहा है हमेशा कि एन्यूप्लॉइडी होता है एक या दो क्रोमोसोम का बढ़ना घटना। ऑटोपॉलीप्लॉइडी होता है, फिर पॉलीप्लॉइडी जो होता है उसका कहने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सेट ऑफ जीनोम, पूरा का पूरा जीनोम ही कॉपी हो जाना है। यहाँ पे लिखा है ऑटोपॉलीप्लॉइडी, है ना, तो ऑटो होगा बिकॉज यहाँ पे ऑन जीनोम उसी का जीनोम कॉपी हो गया है हैप्लॉइड सेट से ज्यादा, वन और मोर हैप्लॉइड सेट, ठीक है। तो आंसर होगा ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ठीक है। ऑटोसोमल म्यूटेंट एलील HBS कॉजेज सिकल सेल एनीमिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। HbA जो होता है नॉर्मल होता है हीमोग्लोबिन का, और HbS जो होता है वो सिकल सेल एनीमिया वाला जीन है। ये हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया जब एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे इसी क्वेश्चन के दौरान, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा है, ठीक है। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो स्पर्म जब फॉर्म हो रहे थे तो वहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हुआ, ठीक है। तो एक स्पर्म हमारे पास बना है, ठीक है। तो एक स्पर्म देखो दो कैरी कर रहे हैं, देखो एक स्पर्म बनाया हमारे पास XY वाला, ठीक है। मैंने 22A को नहीं लिया है बिकॉज यहाँ पे 22A का वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, XY से क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। दूसरा जो स्पर्म बना है वो उसमें कुछ भी नहीं है बिकॉज दोनों XY तो इधर ही आ गया। अगर एक सेल से बन रहा होगा वो दोनों के दोनों, तो एक XY यहाँ रहेगा, एक यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। आप बोलिएगा सर 4 सेल्स 4 स्पर्म्स बनने चाहिए, अरे भाई पता है, चलो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, कोई दिक्कत अब नहीं ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बस 2 ही स्पर्म्स बनते हैं, ओके। सम स्पर्म्स डू नॉट कैरी एनी सेक्स क्रोमोसोम, ओके। इफ दिस स्पर्म फर्टिलाइज नॉर्मल एग, अगर नॉर्मल एग से फर्टिलाइज करेगा, यानी कि एक्स वाले से फर्टिलाइज किया और ये भी एक्स वाले से फर्टिलाइज किया, तो ये देखो बना रहा है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ये बना रहा है टर्नर सिंड्रोम। तो रेस्पेक्टिवली अगर क्वेश्चन रहता तो पहले आता क्लाइनेफिल्टर, दूसरा आता टर्नर, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा नहीं है। क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे, बस इतना ही पूछ रहा है। और टर्नर क्लाइनेफिल्टर डाउन इन तीनों में है, नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम का जो डिसऑर्डर है, तो डाउन सिंड्रोम तो 21st का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन हम लोग करना, जेनेटिक वेरिएशन में पॉपुलेशन अराइजेस ड्यू टू, जेनेटिक वेरिएशन जो पॉपुलेशन में होता है कैसे अराइज होता है, तो भैया म्यूटेशन से हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर से हो सकता है, दोनों से हो सकता है, ये वेरिएशंस के तरीके हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप डार्विन या फिर ह्यूगो डिवेरिस के ज़माने में होते तो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था, आपको पक्ष विपक्ष बनाना पड़ता है कि आप डार्विन के साथ हैं या फिर ह्यूगो डिवेरिस के साथ हैं। लेकिन आज मॉडर्न थ्योरी में हम लोग म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों को बराबरी का जगह देते हैं। द क्रोमोसोमल कंडीशन इन टर्नर सिंड्रोम इज, द क्रोमोसोमल कंडीशन जो टर्नर सिंड्रोम में होता है वो कैसा होता है? सिंपल सी बात है, 44 ऑटोसोम्स टोटल होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम नहीं रहता है, एक एक्स क्रोमोसोम
नहीं रहता है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, 44 ऑटोसोम्स एंड एक्स नॉट, नॉट यानी कोई भी वहाँ पे क्रोमोसोम और नहीं है, खाली एक्स है वहाँ पे। द चेंज इन सिंगल बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर के चेंज से क्या होता है, रिजल्ट इन न्यू स्पीसीज, एक नया स्पीसीज बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऑलवेज चेंज इन द फिनोटाइप, नहीं ऑलवेज नहीं होगा, जहां भी ऐसा ऑलवेज टर्म आता है ना बायोलॉजी में, थोड़ा शक की नजरों से देखना। मे नॉट चेंज द फिनोटाइप, बिल्कुल सही है। ऑलवेज चेंज द फिनोटाइप नहीं, ये भी गलत है। देखो मे नॉट क्यों बोला, तो आप बोलिएगा सर हमेशा ही ना चेंज होना चाहिए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स, मान लो कि एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, वो दो कोडॉन से, दो कोडॉन, यहाँ पे 3 लेटर के दो कोडॉन है, ए बी सी है और एक है ए बी डी, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। तो ये दोनों के दोनों मिल करके यही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, फिर कह सकते हो यही अमाइनो एसिड बनाते हैं, एक ही अमाइनो एसिड दोनों ही कोड कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर बताओ एक म्यूटेशन हो गया यहाँ पे सी पे और वो डी में बदल गया अगर, तो भी तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, या हो सकता है कि अगर ये ई में बदलता तब जाके फर्क पड़ता। तो बहुत सारे म्यूटेशन ऐसे हो सकते हैं जो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उनसे, वो हो चाहे ना हो। तो इसीलिए आंसर का सी होगा, मे नॉट चेंज द फिनोटाइप, मे नॉट एंड इट मे ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच इज करेक्ट फॉर टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या करेक्ट है, इट इज द केस ऑफ मोनोसोमी, बिल्कुल सही है। 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स में होता है यहाँ पे, और प्लस एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम गायब होता है, यानी कि ये होता है कैसा 2n-1 वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो ये केस मोनोसोमी का है। टर्नर सिंड्रोम का जो इंडिविजुअल होता है वो मेनली फीमेल होता है, बस लेस डेवलप्ड फीमेनाइन कैरेक्टर्स होता है, मैंने कई बार बोला है आपके वीडियोस में। तो बी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कब बोला है, तो मैं अब भी अब सारा सब वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा मैंने कब कब बोला है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, अब देखो बार बॉडी क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग, इस अगले वीडियो में हम लोग ने बार बॉडी के ऊपर बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, अलग से आपको चार्ट्स मिलेंगी, किसने कवर किया, क्या किया, क्यों हुआ डिस्कवरी इसका, इसका ओलंपिक गेम से क्या संबंध है, हम लोग सब चीज जानेंगे। अभी ये ध्यान रखो कि बिल्कुल सही है, ये एब्सेंस ऑफ बार बॉडी यहाँ होता है, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अगला वीडियो जरूर देखना बार बॉडी के लिए। सिकल सेल एनीमिया इस कॉज, वहाँ पे हम लोग बार बॉडी पे 2 क्वेश्चन और कवर अप करेंगे, ठीक है ना, ताकि बार बॉडी बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके अलावा बार बॉडी से और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक तो ये था टर्नर सिंड्रोम वाला, एक क्लाइनेफेल्टर पे भी आ सकता है बार बॉडी में, वो सब आपको पता चल जाएगा अगले वीडियो में। इसका आंसर बताओ जल्दी। इसका आंसर बहुत इजी है, मैंने एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करवाया है, उसमें सब चीज बताया है मैंने, इस पे 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। आंसर का डी हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड को वैलिन से 6th पोजीशन में बीटा चेन में होता है, यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, सी नहीं होगा, पूरा ऑप्शन पढ़ना चाहिए। If a color blind man marries a woman who is normal but carries the trait, the progeny will be, देखो एक कलर ब्लाइंड मैन है, XCY है, ठीक है, और एक कलर ब्लाइंड वुमेन नहीं है लेकिन कैरियर जरूर है, यानी कि एक ही एक्स क्रोमोसोम इसका डिफेक्टेड है, हु इज नॉर्मल बट कैरियर है ना। प्रोजेनी कैसे होंगे, तो देखो इसका एक XC होगा ऐसा, एक Y इसका होगा, एक X यहाँ होगा, एक XC ऐसा होगा, ठीक है। तो बच्चे का क्रॉस कराते हैं, इस एक्सी से इस एक्स को क्रॉस कराते हैं, XC X हो गया, इस एक्सी से इस एक्स को क्रॉस कराते हैं तो XC और XC हो गया, ठीक है। इस X से Y को क्रॉस कराते हैं तो XY हो गया, और इस X से Y को क्रॉस कराते हैं तो XCY हो गया। तो देखो फीमेल चाइल्ड में 50% अफेक्टेड है, मेल चाइल्ड में 50% अफेक्टेड है, ठीक है। दूसरी बात, आधे मेल चाइल्ड तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बताओ 113 का आंसर क्या होगा, 50% मेल्स एंड 50% फीमेल्स आर कलर ब्लाइंड। ओके, आंसर डी। ऑल नॉर्मल फीमेल्स नहीं, ऑल नॉर्मल फीमेल्स नहीं है, ऑल मेल्स नहीं, ऑल मेल्स भी नहीं है, ऑल फीमेल्स नहीं है, बस ऐसा भी नहीं, तो ऑप्शन पहला 3 नहीं होगा। थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया में बहुत इंपॉर्टेंट सा चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट सा अंतर है। एक जो है इनमें से वो है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, ठीक है। थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी में प्रॉब्लम होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। और ये नीट 2017 में आया था। सोचो जरा, उस समय थैलेसीमिया को इंटरनल सेगमेंट का पार्ट नहीं बताया गया था, वो सप्लीमेंट्री मटेरियल का पार्ट था, एनसीईआरटी के लास्ट में अटैच था, फिर भी क्वेश्चन आया है। और अभी तो थैलेसीमिया में कौन सा क्रोमोसोम होता है, 11 होता है, 9 होता है, 5 होता है, 6 होता है, वो सब चीज़ मैंने बताया, पढ़ाया भी है। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, 4 जीन कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, 2 जीन कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैंने बताया भी इसी वीडियोज़ में। तो सब चीज़ देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर इसका क्या होगा, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।